हेलो एवरीवन, आज 12 अगस्त 2025 है और कल जो भी न्यूज़ रही हैं चर्चा में, ख़ास तौर पे ऐसी न्यूज़ जो द हिंदू में आती हैं, द इंडियन एक्सप्रेस में आती हैं, पीआईबी में आती हैं, इसके अलावा जो यूपीएससी की वेरियस वेबसाइट्स होती हैं, चाहे आप किसी भी वेबसाइट पे आप सर्च करेंगे तो ऐसा कोई कंटेंट मिस ना हो पाए, ऐसी कोई न्यूज़ मिस ना हो पाए जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। हर एक न्यूज़ को प्रयास रहता है कि उसको उस कंटेंट को एमसीक्यू में डेवलप किया जाए और एमसीक्यू फॉर्मेट में चर्चा की जाए। इससे एक तो करंट अफेयर की आपकी नॉलेज बढ़ेगी, दूसरा आपका जो प्रैक्टिस है यूपीएससी के लिए डेली इंश्योर होता जाएगा। आप 365 दिन अगर आप प्रैक्टिस करते हैं या 300 डेज भी प्रैक्टिस करते हैं तो आप मोर देन 3000 क्वेश्चंस आप करंट अफेयर की प्रैक्टिस कर चुके होंगे, तो इससे आपको ओवरऑल करंट अफेयर तैयार हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं आज के पहले एमसीक्यू की। पहले एमसीक्यू किससे रिलेटेड है, यहाँ पे आप देखोगे, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो पहला एमसीक्यू किसके संबंध में है, LLDC 3 करके है। ठीक है, अब आइए पढ़ते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द थर्ड यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन लैंड लॉक डेवलपिंग कंट्रीज। तो जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ होती हैं, जैसे लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ के बारे में आपको पता होगा, जैसे एशिया में कौन सी सबसे बड़ी लैंड लॉक्ड कंट्री, तो मंगोलिया आपको देखने को मिलती है। मंगोलिया में अगर आप देखोगे नॉर्थ साइड रसिया है, नॉर्थ साइड रशिया है और इधर चाइना है, इन दोनों के बीच में है। इसके अलावा लाओस का भी नाम सुना होगा, नेपाल का नाम सुना होगा, भूटान का नाम आप जानते होंगे। तो ऐसी वेरियस कंट्रीज लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं। तो उनको लेके एक यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे समिट है। पहला स्टेटमेंट है जो ये समिट है, इट हेल्ड वंस एवरी 10 ईयर, हर 10 साल में होता है, जिसमें 32 लैंड लॉक जो कंट्रीज़ होती हैं उन पर फोकस होता है। ठीक है। दूसरा, द आवाजा प्रोग्राम, आवाजा जो कार्यक्रम है 2024 to 2034 एम करता है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, एक मतलब पूरी तरह से एक संरचनात्मक परिवर्तन, जिसमें ट्रेड फैसिलिटेशन भी होगा, ट्रांजिट कनेक्टिविटी होगी, रेजिलिएंट मॉनिटरिंग होगी। तो ये आवाजा जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन है वो क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तीसरा, द 2025 कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन तुर्कमेनिस्तान में हुई, अंडर द थीम ऑफ ड्राइविंग प्रोग्रेस थ्रू पार्टनरशिप। तो थीम क्या थी इस बार, साझेदारी के माध्यम से प्रगति करना। अब कौन कौन से स्टेटमेंट है आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है, तो बताइए। तो अगर हम बात करें इसकी, तो इसके सारे ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं। ये जो समिट है हर 10 वर्ष में होता है। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट ही हो जाता है। और इसका जो थीम था यह भी यहाँ पे बात सही है, यहाँ पे ड्राइविंग द प्रोग्रेस थ्रू द पार्टनरशिप है। और ये आवाज़ा जो प्रोग्राम है इसको यहाँ पे लागू किया जा रहा है, तो यहाँ पे प्रोग्रेस किया जा रहा है। इसका पर्पज़ क्या है कि जो भी लैंड और डेवलपिंग कंट्रीज़ है उनमें स्ट्रक्चरल चेंज हो, ट्रेड ईजी हो, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रमोट हो, बेहतरीन कनेक्टिविटी हो। तो आवाज़ा प्रोग्राम किससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट हो जाता है, LLDC 3 भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगले एमसीक्यू की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द वारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वारदा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्य जीव अभ्यारण्य है, उसके बारे में स्टेटमेंट आपको बताने हैं। तो पहला, इट इज़ लोकेटेड इन गुजरात, गुजरात में स्थित है और एशिया का सेकंड हैबिटेट है। एशियाई जो शेर होते हैं, एशियाई लॉयन, जिसे बब्बर शेर बोला जाता है, गुजरात के गिर में यूपीएससी में स्टेटमेंट भी दिया था इसको लेके, तो उसके संबंध में है कि यहाँ पे सेकंड हैबिटेट है एशियाई शेर का। दूसरा, द सेंचुरी होस्ट मोर देन 650 स्पेसीज लाइक प्लांट इंक्लूडिंग मेडिसिनल प्लांट। तो यहाँ पर 650 के आसपास औषधि पौधे यहाँ पे पाए जाते हैं, मेडिसिनल प्लांट भी होते हैं। तीसरा, द एशियाटिक लॉन लिस्टेड है जो वल्नरेबल बाई IUCN, तो IUCN ने इसे वल्नरेबल लिस्ट किया हुआ है। चौथा, वारदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सिचुएटेड इन राजस्थान, तो ये राजस्थान में सिचुएटेड है। 4 स्टेटमेंट यहाँ पे आपको बताने हैं, तो कौन सी स्टेटमेंट आपको सही बताना है यहाँ पे। और आपके पास 3 सेकंड है, आप इसे पॉज भी कर सकते हैं और खुद भी आप ऑप्शन यहाँ पे टिक कर सकते हैं अगर आपने करंट अफेयर आज का पढ़ रखा है। अब अगर हम बात करें इसके बारे में, तो 1, 2, 3 स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसकी जो लोकेशन राजस्थान नहीं बल्कि कहाँ है, गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में। और आपको एशियाई शेर का जो आवास है गुजरात में पाया जाता है, अगर यहीं से आपको यहाँ पे कि इसको यहाँ पे आप रिलेट कर सकते हैं कि अगर ये गुजरात में है, एशियाई शेर जो गुजरात में पाए जाते हैं, तो ये यहाँ पे राजस्थान नहीं होगा, यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। वल्नरेबल भी कैटेगरी यहाँ पे, ठीक है, ये भी चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। तो सारे स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, सिर्फ 4th स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है और जो चर्चा में था आपने यहाँ पे उसे देख लिया है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन किसके बारे में है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर रहे हैं यहाँ पे, द नेशनल सेंटर ऑफ डिसीज कंट्रोल NCDC। तो राष्ट्रीय जो रोग है नियंत्रण अधिनियम, उसके बारे में यहाँ पे इस जो MCQ है उसमें बात हो रही है। अब आपको यहाँ पे देखना है क्या बताना है, ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखिए। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पर, पहला है, इट वाज ओरिजिनली इस्टेब्लिश एज द सेंट्रल मलेरिया ब्यूरो इन 1909 एट कसौल। इसकी स्थापना 1909 में कसौली में सेंट्रल मलेशिया ब्यूरो के रूप में हुई थी। अब बताइए इसके बारे में ये करेक्ट है इनकरेक्ट है, आपको यहाँ पे इसके बारे में बताना है। दूसरा,
द हेड क्वार्टर ऑफ एनसीडीसी इज इन बेंगलोर, इसका जो हेड क्वार्टर बेंगलोर में है, ये बताइए आप करेक्ट है इनकरेक्ट है। तीसरा, द एनसीडीसी रिस्पॉन्सिबल फॉर कम्युनिकेबल डिसीज सर्विलेंस एंड आउटब्रेक रिस्पॉन्स इन इंडिया। तो जो एनसीडीसी है, जो संक्रामक रोग होते हैं भारत में, उसका जब आउटब्रेक होता है उसके लिए रिस्पॉन्स करने के लिए एक अकाउंटेबल इंस्टीट्यूशन है। अब बताइए कि सही है गलत है क्या है इसके बारे में। अब अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इसका जो हेडक्वार्टर है ना वो बेंगलोर में नहीं है, ये स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दिल्ली में है, या न्यू दिल्ली में से अगर हम बात करें इसका हेडक्वार्टर है, ना कि बेंगलोर में। बाकी अगर इसको स्टैब्लिश 1909 में ही किया गया था सेंट्रल मलेरिया ब्यूरो के रूप में, और न्यू दिल्ली में स्टैब्लिश किया गया था। ये जो भी कम्युनिकेबल जो डिसीज़ होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, उनकी मॉनिटरिंग करने के लिए एक नोडल एजेंसी की तरह काम करती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो के अंतर्गत ये काम करती है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे बात कर रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द बिलगिरी रंगनाथम टेम्पल टाइगर रिजर्व। तो बिलगिरी रंगनाथ टेम्पल टाइगर रिजर्व चर्चा में था, उसको लेके आपको बताना है। इट इज़ लोकेटेड इन कर्नाटका चामराजनगर, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट है कर्नाटक के चामराजनगर जिले में है, ठीक है, और पश्चिमी पूर्वी घाट के बीच में पुल का काम करता है। अब ये पश्चिमी घाट आपको पता है, ये पूर्वी घाट आपको पता है, इसके बीच में पुल का काम करता है, ऐसा यहाँ पे मानना है। इट डिक्लेयर है टाइगर रिजर्व 2011 में इसे टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। काफ़ी स्पेसिफिक क्वेश्चन है, ऑप्शन यहाँ पे आप इसे कह सकते हैं। तीसरा, द सोलिगा ट्राइब रेसिडेंट देयर वाज द फर्स्ट गेट फॉरेस्ट राइट रिकॉग्नाइज्ड बाय द कोर्ट। 2011 सोलिगा जो जनजाति है यहाँ पे, इसे पहली ऐसी जनजाति से 2011 में वन अधिकार न्यायालय द्वारा मान्यता मिली थी। और वन अधिकार अधिनियम 2006 में आया था, जो बात करता है कि जो कम्युनिटी भी ट्राइबल एरिया जो फॉरेस्ट एरिया में रहती हैं उनके भी कुछ पार्टिकुलर राइट्स होते हैं, जैसे माइनर फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस होता है उसको कलेक्ट करना या अदर राइट, तो उसके संबंध में आया हुआ था। लेकिन यहाँ पे जो सोलिगा ट्राइब उसे 2011 में मिले, तो ये ट्राइब है कहाँ पाई जाती नहीं पाई जाती, ये सब आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताना है। तो बताइए कौन सा करेक्ट होगा इसका। अगर हम बात करें इसका करेक्ट आंसर होगा 1, 2 एंड 3। इट इज़ लोकेटेड इन कर्नाटका चामराजनगर जिले में है, ये एक बात एकदम बात सही है। इसका जो चौथा ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट है, इस रिजर्व की जो ऊंचाई है 3000 मीटर के आसपास है, ये यहाँ पे इसका इनकरेक्ट है। और भी ऊंचे लगभग 5000 मीटर के आसपास इसके जो फीट के आसपास सॉरी इसकी ऊंचाई है। और ये सोलिगा जो ट्राइब है यहीं पाई जाती है, जनजाति है, पहली ऐसी ट्राइब मानी जाती है। 2011 में से जुडिशरी द्वारा क्या हुआ, उसका डिसीजन के द्वारा यहाँ पे उसको राइट्स मिले। तो सोलिगा ट्राइब की जो लोकेशन है कहाँ पाई जा रही है इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा रंगनथट्टू हो गया, बहुत सारे कर्नाटक को अगर हम बात करें तो सेकंड मोस्ट टाइगर जो पॉपुलेशन यहाँ पे कर्नाटक में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मुथुवन ट्राइब आर करेक्ट। तो मुथुवन जो जनजाति होती है उसके बारे में आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे बताना है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे बात कर द इनहेबिटेड द बॉर्डर हिल ऑफ केरला तमिलनाडु स्पीक टू डिफरेंट डायटीज। तो केरल तमिलनाडु की सीमा में पहाड़ियों पर रहते हैं, अलग अलग बोलियाँ यहाँ पे बोली जाती है। दूसरा, दे फॉलो कम्युनिटी एंडोगैमी एंड क्लैन एक्सोगैमी। तो कम्युनिटी एंडोगैमी कुल एक्सोगैमी का पालन करते हैं। कानी जो सिस्टम है उससे क्या करते हैं, ये रूल होते हैं, गवर्न होते हैं। देयर मेन ऑक्यूपेशन विरूप कृषि इज फॉर्म ऑफ शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपको पता है झूम खेती से बोला जाता है कि एक जगह आग लगाते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं दूसरी जगह वहाँ पे खेती करते, उसके बाद दूसरी जगह रिप्लेस करते हैं, फिर वहाँ के वन काटते हैं, आग लगाते हैं, फिर तो ये झूम कृषि यहाँ पे बोला जाता है। तो ये प्रैक्टिस करते हैं। चलो लास्ट स्टेटमेंट, दे आर एनिमिस्ट एंड वर्शिप फॉरेस्ट गॉड एज अ वेल एज एंसेस्टर स्पिरिट। तो ये अगर हम बात करें एनिमिस्ट हैं और वन देवताओं और पूर्वज आत्माओं की पूजा करते हैं। अब यहाँ पे आपको इसके बारे में बताना है, तो बताइए कौन सा करेक्ट इसका आंसर होगा। करेक्ट आंसर होगा ए। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इसका इनकरेक्ट है। अगर हम बात करें द मेन ऑक्यूपेशन विरूपाक्षी फ्रॉम शिफ्टिंग कल्टीवेशन, ये इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। अगर हम बात करें और दूसरा इसमें एक और चीज़ है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन मेनली फॉर कॉमर्शियल सेल। तो देखिए इन्होंने झूम कृषि तो प्रैक्टिस करते हैं लेकिन कॉमर्शियली सेल नहीं, बल्कि अगर हम बात करें खुद का जो यूज है, अगर हम बात करें सेल्फ रिलायंट होने में या उनका भरण पोषण करने में करते हैं। बाकी सारे स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट थे, सिर्फ जो सेकंड पार्ट था मैन ऑफ कॉमर्शियली सेल ये यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाता है। इसे आप आसानी से एलिमिनेट भी कर सकते हैं। तो 1 to 4 इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कासरगोडिया CBN पिलारता वामन। कासरगोडिया सीबा और पिलारता वामन के बारे में आपको बताना है, ये क्या है दोनों, ठीक है। अगर हम बात करें पहला, द बोथ स्पीसीज बिलोंग टू फ्रेश वाटर क्रैब फैमिली गार्सिसुडिये वर डिस्कवर्ड केरला वेस्टर्न घाट्स। दोनों प्रजाति केरला के पश्चिमी घाट में मिली हैं, ठीक है, जो इस परिवार से संबंधित है। दूसरा, द जीनस नेम कासरगोडिया इज डिराइव फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। तो अगर हम बात करें तो जो कासरगोडिया नाम है केरल के दक्षिणी जिले से लिया गया है। तीसरा,
पिलारता वामन इज नेम आफ्टर द अवतार ऑफ विष्णु इंडिकेटिंग इट्स स्मॉल साइज। तो पिलारता वामन का विष्णु का अवतार है जो उनके छोटे अवतार को बताता है। चौथा, कासरगोडिया सीबीज है ब्राउनिश ऑरेंज कार्पेस विथ ब्लैक स्पॉट एंड ऑरेंज क्लॉस विथ ब्लैक स्पॉट्स। तो अगर हम कासरगोडिया जो सीबा का कवच भूरा नारंगी रंग का होता है, तो कासरगोडिया सीबा पिलारता वामन कीवर्ड से इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद रखना है। तो अगर हम बात करें कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। कासरिया गोड़िया और जो सीबी है पिलरती दो नए मीठे पानी की केकड़ा प्रजाति है। केकड़ा प्रजाति है इनकी, केकड़ा केकड़ा आप जानते होंगे, तो वो उसकी प्रजाति जो केरल के पश्चिमी घाट में खोजी गई है। कासरगोड़िया का नाम जाहिर सी बात है कासरगोड़ की वजह से यहाँ पे पड़ा है। और पिलरथ वामन का जो नाम है वो विष्णु के वामन अवतार की वजह से इसका पड़ा है। तो दोनों कौन सी प्रजाति हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे पाई जाती हैं, तो देखिए वेस्टर्न घाट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये हैं क्या, ये दोनों, इनके दोनों नाम से पता नहीं चलेगा आपको कि ये केकड़ा है क्या है, ठीक है। तो ये दो फैक्ट्स यहाँ पे आपको यहाँ पे याद रखने हैं, इतना आपका सफिशिएंट है एलिमिनेट करने के लिए ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 7 रिगार्डिंग द कोलोराडो रिवर के बारे में आपको बताना है। इसका उद्गम या ओरिजिन रॉकी माउंटेन में हुआ था। अगर आपने नॉर्थ अमेरिका का जो मैप अगर आपने देख रखा है, तो नॉर्थ अमेरिका का अगर आप मैप देखेंगे तो ये वाली जो यहाँ पे रॉकीज पाई जाती है, रॉकीज माउंटेन, और अगर आपने साउथ अमेरिका पढ़ रखा है तो यहाँ पे एंडीज पाई जाती है, रॉकीज और एंडीज। तो अगर नॉर्थ अमेरिका की रॉकीज से निकलती है, ठीक है। दूसरा, इट फ्लोज थ्रू द ग्रैंड कैनियन से होकर ये बहती है। तीसरा, इट एम्पटीज इनटू द गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। तो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया आपको कहाँ मिलेगी, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया से नॉर्थ में ही मिलेगी, अमेरिका का नदर्न पार्ट में मिलेंगे शायद, यहाँ पे आई थिंक यहाँ पे है जो अमेरिका के, एक बार आप देख लीजिएगा मैप में, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ से निकलती है रॉकी माउंटेन से कोलोराडो में और ग्रैंड कैनियन की तरफ बहती है और कैलिफोर्निया में से खाली करती है जो अपना पानी। और इसकी जो अगर हम बात करें वो 2000 के आसपास, ये 1400 मील इसकी माइल इसकी लेंथ है। अगर यह साउथ वेस्ट अमेरिका के लिए, जो ये साउथ वेस्ट अमेरिका है, अगर हम ये मैप देखा ना, तो ये वाले रीजन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्रीन वॉशिंग। ग्रीन वॉशिंग प्रोसेस क्या है? ग्रीन वॉशिंग वेन कंपनीज एक्सग्रेट एनवायरमेंटल क्लेम्स टू अपीयर इको फ्रेंडली। ग्रीन वॉशिंग प्रक्रिया में कंपनियां पर्यावरण दावों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं, ग्रीन वॉशिंग उसे बोला जाता है। दूसरा, BIS इको मार्क सर्टिफिकेशन मैंडेटरी है सभी इको फ्रेंडली प्रोडक्ट के लिए इंडिया में। अब बताना है आपको कि BIS इको मार्क मैंडेटरी है या नहीं। तीसरा, वीक रेगुलेटरी इन्फोर्समेंट एंड लैक ऑफ स्ट्रिक्ट पेनाल्टीज इनकरेज ग्रीन वॉशिंग। तो जो रेगुलेटरी जो सिस्टम वो क्या करता है, इनकरेज करता है ग्रीन वॉशिंग को, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, नहीं आपको बताना है। चौथा, सम कंपनीज मिसयूज द ट्रेडिशनल सिस्टम लाइक आयुर्वेदा फालसी मार्केट प्रोडक्ट्स इको फ्रेंडली। तो कुछ कंपनी गलत उठाती है। तो देखिए चौथा स्टेटमेंट तो आपको यहाँ पे करेक्ट लगेगा ही, है ना, क्योंकि बहुत जनरल स्टेटमेंट है। पहला भी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। यहाँ पे अगर हम ग्रीन वॉशिंग धोखाधड़ी से कंपनियाँ जो अपने उत्पाद है उसको बताती हैं कि पर्यावरणीय फ्रेंडली हैं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैं, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है। हर एक प्रोडक्ट के लिए BIS इको मार्क यहाँ पे अनिवार्य नहीं, दूसरे एलिमिनेट कर दो आप, ठीक है। तो ये आ जाएगा। फिर भी अब 1-4 अगर आप यहाँ पे सही है तो इसमें आपको डाउट हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ आप यहाँ पे याद रखिएगा। तो इसे करेक्ट आंसर क्या हो, करेक्ट आंसर 1, 3 और 4 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन से आप देख, रिसेंटली द 3rd यूनाइटेड नेशन जो कॉन्फ्रेंस हुई कहाँ पे हुई, तुर्कमेनिस्तान में हुई है। आपको लोकेशन पता है, अगर आपने एक एशिया देख रखा है तो इसलिए हम इस लोकेशन पे तुर्कमेनिस्तान जो ये कंट्रीज़ हैं जो USSR से अलग हुए थे, है ना। तुर्कमेनिस्तान ऐसी कंट्री जो लैंड लॉक्ड की भी लैंड लॉक्ड आई थिंक ऐसी कंट्री है, तो ये यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान में हुई है। तो आज के डिस्कशन फिलहाल इतना ही, कैसा लगा आप ज़रूर बताएं।